नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। यह संयोग है या कोई प्रयोग है? आज से करीब करीब 21 दिन पहले कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस का शताब्दी अधिवेशन हुआ था और जब यह शताब्दी अधिवेशन के पोस्टर कर्नाटक में लगे तो उन पोस्टरों में जिनमें राहुल गांधी की, जिनमें सोनिया गांधी की, जिनमें प्रियंका गांधी वाड्रा की तस्वीरें थी, उन तस्वीरों के पीछे जो पोस्टर लगा था उस पोस्टर के अंदर भारत का जो नक्शा था, भारत का उस नक्शे से भारत के कई हिस्सों को काट दिया गया था। यानी भारत के नक्शे के अंदर कई हिस्से, जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भी था, जिसमें अक्साई चीन, वो भारत के नक्शे में दिखाया ही नहीं गया, जैसे वो भारत नहीं बल्कि किसी और देश का हिस्सा हो। कांग्रेस के आधिकारिक पोस्टरों में, राहुल सोनिया की तस्वीरों वाले पोस्टरों में भारत का नक्शा इस तरह से लगाया गया था करीब 21 दिन पहले। अब आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, जब कांग्रेस के मुख्यालय का इनॉग्रेशन होता है तो कांग्रेस मुख्यालय के इनॉग्रेशन में वो कहते हैं कि हमारी लड़ाई सिर्फ बीजेपी और आरएसएस से नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट से है, इंडियन स्टेट से है। अब राहुल गांधी का यह बयान जो है, पहले कांग्रेस के पोस्टरों में भारत का नक्शा काट देना और उसके बाद राहुल गांधी का यह बयान आना कि हमारी लड़ाई तो बीजेपी आरएसएस नहीं बल्कि हमारी लड़ाई तो इंडियन स्टेट के खिलाफ है। अब इसको लेकर विवाद छिड़ गया है, क्योंकि अब तक हमने यह सुना था, नक्सली अक्सर कहते थे कि हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट से है, नक्सलवादी ये कहते हैं। हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा जैसे आतंकवादी संगठन कहते हैं कि हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट के खिलाफ है। पाकिस्तान कहता है हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट के खिलाफ है। लेकिन अब भारत में भारत के विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट के खिलाफ है। अब राहुल गांधी ने यह किसी प्लानिंग के तहत सोच समझकर बयान दिया है या उनकी जबान लड़खड़ा गई है? अगर उनकी जबान लड़खड़ाई थी तो यह विवाद बड़ी आसानी से खत्म हो सकता था। राहुल गांधी या कांग्रेस की तरफ से एक आधिकारिक वक्तव्य दे दिया जाता कि राहुल गांधी ने जो कहा है उसका मतलब यह नहीं है, उनकी लड़ाई इंडियन स्टेट से नहीं है बल्कि भारत में जो वर्तमान सत्ताधारी दल है, जो वर्तमान सत्ता है, उससे है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से न कोई इसके ऊपर स्पष्टीकरण आया। उल्टे कांग्रेस के प्रवक्ता अब घूम घूम कर राहुल के बयान को डिफेंड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने तो बिल्कुल ठीक बोला। वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि राहुल गांधी के बयान में कुछ गलत नहीं है और इसीलिए अगर राहुल गांधी का बयान सही है और अगर राहुल गांधी चाहते हैं और अगर राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो सही है कि राहुल गांधी और कांग्रेस की लड़ाई इंडियन स्टेट के खिलाफ है, तो फिर बड़ा सवाल यह है कि क्या यह स्टेट वर्सेस डीप स्टेट की लड़ाई है? वो डीप स्टेट जो भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, वो डीप स्टेट जो भारत को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता है, क्या राहुल गांधी उस डीप स्टेट के सिपाही हैं या उस डीप स्टेट के सेनापति हैं जो भारत में भारत के स्टेट से लड़ रहे हैं? दो टूक में आज इस पर खुलकर चर्चा होगी, क्योंकि राहुल गांधी का यह बयान बहुत खतरनाक है। लेकिन इससे पहले कि चर्चा को शुरू करें, राहुल गांधी का वो बयान आपको सुनना चाहिए। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। That we are fighting a political organization called the BJP. That we are fighting a political organization called the RSS. You have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS, and the Indian state itself.
हम बीजेपी से लड़ रहे हैं, हम आरएसएस से लड़ रहे हैं और हम इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। ये राहुल गांधी का बयान था। अब राहुल गांधी अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है। अंग्रेजी वो जब इटली जाते हैं, बैंकॉक जाते हैं, वियतनाम जाते हैं तो इंग्लिश बोलते हैं। तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि उनको भाषा की समझ नहीं है। कोई और भाषा में कोई शब्द बोला होता तब एक अलग बात थी। उन्होंने अंग्रेजी में बोला और अंग्रेजी में अच्छी तरह से समझते होंगे कि इंडियन स्टेट का मायने क्या है। फिर भी उन्होंने इंडियन स्टेट बोला और अपने बयान पर वो कायम हैं और इसीलिए उनके बयान को लेकर के विवाद छिड़ गया है, घमासान हो गया है। बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से जिसको डिफेंड किया जा रहा है। हालांकि डिफेंड करने लायक कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी सुनिए किस तरह से डिफेंड किया जा रहा है और बीजेपी क्या कह रही है। सुनिए जरा। आरएसएस के मुख्य भागवत, उन्होंने अपना मुंह खोला और ये कहा कि रियल आज़ादी मिली जब राम मंदिर बना और उसका उद्घाटन किया। तो सच है कि मोदी और उन्होंने मिलकर उसका उद्घाटन किए थे, इसलिए मोदी जी को आज़ादी मिली वो 2014 में, वो समझते हैं, क्योंकि 2014 में वो प्राइम मिनिस्टर बने। और आरएसएस के लोग ये समझते हैं कि जब राम मंदिर बना वही आज़ादी का दिन। ये शर्म की बात है। ये पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी ने इस तरह का बयान दिया है, बल्कि राहुल गांधी जो देश विरोधी शक्तियां हैं उनके साथ मंच साझा करते हैं, उनके साथ गुप्त भेंट करते हैं, उनसे फंडिंग लेते हैं और उसके बाद ऐसे बयान देते हैं जो भारत की संप्रभुता के लिए खतरा बनती है। और यह कहना गलत नहीं होगा, ऐसा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं जो आज कलंक हैं, गैर जिम्मेदाराना है। और इसी के साथ ये तस्वीर देखिए, आज इसका रेलेवेंस और बढ़ जाता है। ये एमओयू साइन किया इन्होंने, हम बार बार इस मुद्दे को उठाते हैं। ये ऐसे देश के साथ पार्टी टू पार्टी एक एमओयू साइन हुआ, आज तक नहीं बताया गया है कि इस एमओयू में क्या लिखा है। देश की आज़ादी दिलाने में कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा, शहादत का, बलिदान का, त्याग का, तपस्या का, उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। जिसने कुछ खोया नहीं, जिसने शहादत नहीं, जिसने अपने परिवार को नहीं छोड़ा, जो जेलों में नहीं गए, वो इस देश की आज़ादी को समझ नहीं सकते। इसलिए उनको आज़ादी के अलग अलग दिन दिखाई देते हैं। इस देश को आज़ादी भारत के लोगों ने दिलाई थी, गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने दिलाई थी, हम सबों ने मिलकर दिलाई थी। तो 15 अगस्त को कौन भूल सकता है, और जो भूल रहा है वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। आखिरकार समझ में आ ही गया कि ये भारत जोड़ो के नाम पर दरअसल भारत तोड़ो गैंग है। राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि वो भारत की स्टेट, इंडियन स्टेट के खिलाफ ही लड़ाई लड़ रहे हैं। द फाइट इज अगेंस्ट इंडियन स्टेट। मतलब कि बीजेपी विरोध में उतरते उतरते, मोदी विरोध में उतरते उतरते भारत के विरोध में। और ये कोई सहयोग नहीं है, ये सोचा समझा प्रयोग है। आज खुलकर कांग्रेस पार्टी सामने आ चुकी है कि सोरोस फंडेड ऑर्गेनाइजेशन की सहायता लेकर वो भारत के स्टेट के खिलाफ, भारत के लोगों के खिलाफ लड़ रही है। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार से 26/11 हो या 370 हो, पाकिस्तान के सुर से सुर मिलाती है, जो कि हमारा दुश्मन है। तो सुना आपने। दरअसल आपको यह भी बता दो, इस पूरी कहानी के 2 हिस्से हैं, 2 पार्ट हैं। एक हिस्सा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत का एक बयान है। उस बयान को लेकर के जो है एक अलग डिबेट हो रही है और दूसरी डिबेट राहुल गांधी के बयान को लेकर चल रही है। हालांकि राहुल गांधी ने आरएसएस प्रमुख के बयान को लेकर उनके बयान पर हमला करना चाहा, वहां तक तो ठीक है, उनको आरएसएस से लड़ना है, उनको बीजेपी से लड़ना है, इसके लिए वो स्वतंत्र है और विपक्ष में है वो, तो उनको लड़ना भी चाहिए। उनका जो अपना वोटर है, उनका जो अपना समर्थक है, वो यही चाहता है कि राहुल गांधी बीजेपी से लड़े, आरएसएस से लड़े, उनकी विचारधारा से लड़े। लेकिन वो इंडियन स्टेट से लड़ने की बात करते हैं और यहीं पर जो है सबसे खतरनाक जो सोच है
वो दिखाई देती है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ 4 मेहमान आज की डिबेट में जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों का एक एक करके मैं परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ धनंजय गिरी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं धनंजय गिरी। मेरे साथ सैयद जवाद जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। तारिक खान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और मेरे साथ करण वर्मा जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेखक हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। सैयद जवाद जी, डिबेट की शुरुआत आपसे करता हूं और आपसे मैं शुरुआत करूंगा। सैयद जवाद जी, सेटल हो गए आप? आपका नेटवर्क आ जा रहा है, सेटल हो गए? आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी सुन पा रहा हूँ, आवाज आ रही है। जी जी जी। सैयद जवाद जी, अभी आप डिबेट की शुरुआत करेंगे, आप कहेंगे जय भारत जय संविधान, और राहुल गांधी जिस संविधान को लेकर के घूमते हैं, अब आप भी संविधान की कसमें खाते हैं, बहुत अच्छी बात है, संविधान सबके लिए सर्वोपरि है। लेकिन वही जो संविधान, वही जो लाल डायरी है राहुल गांधी की, उसमें आर्टिकल 12, उसमें ये लिखा है कि इंडियन स्टेट जो है उसकी परिभाषा लिखी है। और इंडियन स्टेट की परिभाषा में साफ तौर पर लिखा है जो सरकार है, संसद है, संसद के दोनों अंग हैं जिसमें सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों आता है, विधानसभाएं हैं जिसमें विधानसभाओं में अलग अलग राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो उनकी सरकारें हैं, उसमें सरकार के अधीन आने वाले तमाम संगठन हैं। वो संगठन तेलंगाना का संगठन भी हो सकता है, वो उत्तर प्रदेश का संगठन भी है जो सरकार के अंतर्गत काम करता है, वो सेना भी है, वो चुनाव आयोग भी है, वो जुडिशरी भी है। अब राहुल गांधी इन सब से लड़ेंगे क्या? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद जय संविधान। देखिए ये है राहुल गांधी, और जैसे ही वो कुछ बोलते हैं तो पूरी भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, जैसी वो हमलावर होते हैं, जैसी वो आईना दिखाते हैं देश के सामने, भारतीय जनता पार्टी और संघ की सच्चाई दिखाते हैं, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी और संघ जो है, जो पुराना उनका डर रहा है झूठ का, नफरत का, बेईमानी का, वो एकदम से उजागर हो जाता है जब जब ये राहुल गांधी पे हमला करा है। और यही राहुल गांधी जी की मोहब्बत है कि जैसी वो आईना दिखाते हैं झूठ को, फौरन पूरी भारतीय जनता पार्टी झूठ और तिलमिलाने लगती है। एक से बड़ा एक नेता जो है वो राहुल गांधी जी के ऊपर हमलावर हो जाता है। और ये पहला इंसिडेंट नहीं है, सदन से लेकर के सदन के अंदर उन्होंने क्या बोला था, अब तो डर के माने आदरणीय प्रधानमंत्री जी राहुल जी का मुकाबला भी नहीं करते हैं, जैसी सदन में बोलते हैं। जब उन्होंने, आपको याद होगा, फोटो दिखाई थी, फिर बोला था कि ना 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 आप जो हैं ठेकेदार नहीं है। 10 में से 10 नंबर आपको मिलते हैं। कांग्रेस को ये बाइट काट के भेज दीजिएगा, 10 में से 10 नंबर कांग्रेस वाले बहुत खुश होंगे। कांग्रेस के समर्थक 10 में से 10 नंबर आपको मिले राहुल गांधी की तारीफ करने के लिए, राहुल गांधी को महान नेता बनाने के लिए 10 में से 10 नंबर मैं खुद दे रहा हूं। अब मेरे सवाल पर आ जाइए, इंडियन स्टेट से लड़ेंगे क्या? बड़े महान नेता है वो जब बोलते हैं पूरी दुनिया हिल जाती है, कांपने लगते हैं, पूरी दुनिया सब बाहर आ जाते हैं, बीजेपी वाले थर थर कांपते हैं, बीजेपी वाले पानी मांगते हैं, इधर भागता है कोई इधर भागता है, सब आपकी बात ठीक है। तो राहुल गांधी इंडियन स्टेट से लड़ेंगे, भारत से लड़ेंगे, भारत देश से लड़ेंगे? अब सवाल का जवाब दीजिए। 10 में से 10 नंबर सवाल पर आइए। तारीफ करता हूं कि आपको भी 10 में से 10 नंबर जो है वो मिलना चाहिए। जिस तरीके से आप राज्यसभा के दावेदार होना चाहिए, और मैं चाहता भी हूं कि आप राज्यसभा के असली दावेदार हों। जिस तरीके से आप जो है सरकार को बेहतरीन का देते, मैं आ गया सर, सवाल राहुल गांधी साहब बता रहा हूं, राहुल गांधी साहब ने क्लियरली कहा, जिस तरीके से हमारे संस्थानों के ऊपर आरएसएस और बीजेपी ने एक तरीके का कब्जा कर रखा, उससे जो है देश की जनता के सामने एक निष्पक्षता साफ नहीं दिखाई देती है। उदाहरण के तौर पे जब जब राहुल गांधी साहब बोलेंगे, विपक्ष की आवाज बोलेंगे, तो उनका माइक म्यूट कर दिया जाता है। अभी देखिए, मैं बोलूंगा, कुछ बोलूंगा, हो सकता मेरा भी माइक बंद कर दिया जाए। जब जब राहुल गांधी साहब बोलते हैं, चाहे सीबीआई को लेकर के, ईडी को लेकर के, चाहे जो है चुनाव आयोग को लेकर के, चाहे अडानी को लेकर के, जो राहुल गांधी साहब मुद्दे उठा रहे हैं, जिस तरीके से हमारी निष्पक्ष संस्थानों के ऊपर एक तरीके से कब्जा कर रखा है, उन सबसे जो है वो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। इसमें क्या आपत्ति है? उनकी कहने का मतलब ये था। सैयद जवाब सुनिए, ये मैंने भी सुना, बात ठीक कह रहे हैं, उसमें किसी को, और इस पर हमने बहुत डिबेट करी है, इस पर भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। राहुल गांधी ये कहते हैं कि भाई संस्थानों पर कब्जा, ये वो बहुत बार बोल चुके हैं, और वो ठीक है। वो तो जो भी पार्टी विपक्ष में होती है वो कहती है संस्थानों पर कब्जा हो गया, सब ये ठीक है, ये सब चीज़ें, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें डिबेट हो, इस पर आप राहुल गांधी का कुछ नहीं। लेकिन मैं फिर से सवाल रिपीट कर रहा हूं, क्या
अगर मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि बीजेपी ने विश्वविद्यालयों पर कब्जा कर लिया, संस्थानों पर कब्जा कर लिया, सरकार ने, आरएसएस ने कब्जा कर लिया, तो इंडियन स्टेट से लड़ेंगे। आपने अभी कहा जय हिंद जय संविधान, तो आई एम श्योर, पक्की बात है आपने संविधान पढ़ा होगा। संविधान के आर्टिकल 12 में इंडियन स्टेट की डेफिनेशन क्या है, जरा मेरे दर्शकों को एक बार बता दीजिए, अगर आपने पढ़ी है तो। राहुल गांधी ने तो नहीं पढ़ी होगी, आई एम श्योर, क्योंकि अगर उन्होंने पढ़ी होती तो आज वो भूल नहीं करते ये, लेकिन आपने जरूर पढ़ी होगी, क्योंकि आप बहुत जो है बहुत मैं आपको बहुत पसंद करता हूं, बहुत अच्छी डिबेट करते हैं, इसलिए आपने जरूर पढ़ी होगी। अब मुझे जरा बता दीजिए, आर्टिकल 12 में, संविधान में क्या परिभाषा लिखी है इंडियन स्टेट की, जो राहुल गांधी ने कहा इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं, बताइए। आर्टिकल 12 के अंदर लिखा राज्य की परिभाषा यह बताई गई है कि अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में है, जिनमें से मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। 12 के अंदर राज्य शब्द में शामिल है भारत की सरकार, परिभाषा पूछी सरकार, राज्य की विधायिका, इंडियन स्टेट की परिभाषा पूछी। आप शुरुआत, आपने पहले वाली 4 लाइनें गायब कर दी, आप सीधा जो है आगे पहुंच गए। जरा शुरुआत से पढ़िए ना, इंडियन स्टेट की परिभाषा क्या लिखी है, बताइए। भाई, भारत की सरकार उसमें आती है, भारत का जो है संसद आता है, भारत के संसद में दोनों, संसद में सभी आते हैं ना, प्रधानमंत्री तो अकेले नहीं आते ना, विपक्ष के नेता भी आते हैं संसद में, विपक्ष भी आते हैं ना आर्टिकल 12 में। अच्छा, हाँ बताइए, मैंने आपको बता दिया। बताइए सर, बताइए। मेरे बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आप बता रहे हैं। मतलब पूरी संसद आती है, जिसमें संसद में सरकार भी आती है, विपक्ष भी आता है। बहुत अच्छा, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। सुप्रीम कोर्ट भी आता है, सुप्रीम कोर्ट बढ़िया भी आता है, ठीक है। उसके बाद निजी संगठन या सरकारों के अधीन काम करने वाली एजेंसी राज्य की परिभाषा को अंतर्गत करते तमाम तरीके की विधानसभाएं आती है, विधानसभाएं आती है, बिल्कुल 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 दे रखा है, सेना आती है, बिल्कुल दे रखा है, सेना आती है ना, बिल्कुल अरे मेरे सामने खुला हुआ, ये देखिए, ये मेरे सामने खुला हुआ है। अरे मुझे पता था सर, मैं तो पहले आपकी तारीफ कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं सैयद जवाद मेरे इतने, मैं सुनिए एक मिनट सर, मैं इसलिए आपकी बड़ी तारीफ करता हूं, मैं आपका मुरीद हूं सर। आपने वो पढ़कर बताया जो राहुल गांधी ने नहीं पढ़ा है, आपने वो पढ़कर बताया। और अगर काश आपके जैसे लोग राहुल गांधी की कोटरी में होते, आपके जैसे लोग राहुल गांधी के अगल बगल में होते, तो वो तुरंत संविधान निकाल के राहुल गांधी को पढ़ा देते, अरे सर आपने क्या कह दिया। लेकिन दिक्कत पता है क्या कांग्रेस की? अब देखिए, सैयद जवाद ने पढ़ा, आर्टिकल 12 पढ़ा, और आर्टिकल 12 में इंडियन जो स्टेट है उसकी परिभाषा पढ़ी, और इंडियन स्टेट की परिभाषा में भारत का सुप्रीम कोर्ट आता है, भारत की सेना आती है, भारत की संसद आती है, संसद में सरकार आती है, विपक्ष आता है, विधानसभाएं आती है, जिसमें तेलंगाना की सरकार भी है, जिसमें जम्मू कश्मीर की सरकार भी है, जिसमें उत्तर प्रदेश की सरकार भी है। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो इन सब से लड़ेंगे, इन सब से लड़ेंगे, यानी वो सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई है उनकी भारत की सेना से लड़ाई है, उनकी जो है तेलंगाना सरकार से लड़ाई है, हिमाचल सरकार से लड़ाई है, उनकी जो है संसद से लड़ाई है, विपक्ष से लड़ाई है, यानी कि उनकी अपने आप से खुद से भी लड़ाई है, क्योंकि वो खुद जो है उन्होंने संविधान की शपथ ली थी, और उनकी लड़ाई संविधान से है, क्योंकि संविधान भी भारत के स्टेट में जो है वो संविधान, भारत के जो इंडियन स्टेट है वो भारत के संविधान से चलते हैं। एक मिनट सर, मेरी बात पूरी हो जाए। अब देखिए दिक्कत क्या है, मैं फिर कह रहा हूं, समस्या यह है कि राहुल गांधी, या तो अब इसके दो पक्ष हैं, या तो राहुल गांधी जो है वो वास्तव में डीप स्टेट के आदमी हैं, और उनको कहा गया है कि इंडियन स्टेट से लड़ना है, क्योंकि डीप स्टेट इंडियन स्टेट से लड़ रहा है, डीप स्टेट भारत को टुकड़े टुकड़े कर रहा है। और मत भूलिए, भारत को टुकड़े टुकड़े करने वाले, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह का नारा लगाने वाले इस वक्त जो है कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी के करीबी हैं। तो या तो ये है कहानी, या दूसरी कहानी है राहुल गांधी ने कह दिया। अब कह दिया तो प्रवक्ताओं को डिफेंड करना है, क्योंकि राहुल गांधी तो अपने आप को समझते हैं कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा जो है मैं शेर हूं, बब्बर शेर हूं मैं, अगर मेरे मुंह से निकल गया इंडियन स्टेट से तो मैं वापस क्यों लूं, मैं तो नहीं लूंगा, मैं तो राहुल गांधी हूं, माफी क्यों मांगूंगा मैं, जबकि गलत उन्होंने कह दिया है, लेकिन वो माफी नहीं मांगना चाहते, पीछे नहीं हटना चाहते। अब कांग्रेस के प्रवक्ताओं की दिक्कत यह आ गई है कि राहुल गांधी ने जो कुछ कह दिया उसको भी डिफेंड करना है, ये समस्या आ गई है। अब रुकिए एक मिनट सर, एक मिनट, मैं आऊंगा मोहन भागवत ने जो कहा है सर, मैं उस पर भी आऊंगा, मैं उस पर भी आऊंगा, एकदम मेरा वादा है, मैं उस पर भी आऊंगा। लेकिन पहले मैं ये क्लियर कर लूं कि राहुल गांधी करना क्या चाहते हैं, इंडियन स्टेट से लड़ना चाहते हैं, उन्होंने गलती कर दी है, अब कांग्रेस प्रवक्ताओं की मजबूरी है इसको। चलिए, मैं धनंजय गिरी, राहुल गांधी का बयान, आप कह रहे हैं डीप स्टेट की जो है ये
कोई एक साजिश लगती है, डीप स्टेट, कई लोग कह रहे हैं कि सोरोस के आदमी हैं इसलिए, लेकिन वो गलती भी तो हो सकती है, टंग ट्विस्ट हो जाता है, जबान लड़खड़ा जाती है, उसमें क्या दिक्कत है? उन्होंने इंडियन स्टेट कह दिया, वो कहने का मतलब उनका भाव ये होगा कि भारत सरकार से हमारी लड़ाई है, भारत की जो सत्ता है उससे हमारी लड़ाई है। अशोक जी, ये तो ठीक है, राहुल जी को ही तय करना है। राहुल गांधी सामने आकर कह दें कि वो पप्पू है या पपेट है। अगर वो पप्पू है जो कह रहे हैं कि इंडियन स्टेट का हिंदी में मतलब है जो आप तब से बता रहे हैं, शब्दों की मर्यादा रखिए, शब्दों की मर्यादा रखिए धनंजय जी, धनंजय जी, शब्दों की मर्यादा, ठीक है, शब्दों एक मिनट, नहीं, सुनिए मेरे, एक मिनट सही जवाब, एक मिनट, मैं हूं ना, सही जवाब, एक मिनट धनंजय जी, मुझे लगता है ऐसे शब्द में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि क्या होगा ना, उस पर वो आपत्ति करेंगे, हम लोग मूल विषय से, एक मिनट मेरी बात सुनिए, हम लोग मूल विषय से भाग जाएंगे, हम लोग मूल विषय से हट जाएंगे, तो मूल विषय बड़ा इंपॉर्टेंट है, उससे हमें जो है इधर उधर नहीं जाना। प्लीज अपनी बात बोलिए। अशोक जी, जो पार्लियामेंट के द्वारा भी बैन है, ये तय हो जाए कि भाई वो शब्दों के साथ है या किसी डीप स्टेट का के वो उस मोहरे हैं। जब इंडियन स्टेट का अर्थ अगर हिंदी में भारतीय राज्य है, भारत एक संघीय गणराज्य है, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, आपने अभी पूरा डिटेल में बताया, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो उनके दिल की बात अगर जबान पे आ गई है, अगर उनको जो नफरत जो भारत के खिलाफ है, जो कभी माओवादी, आतंकवादी, कभी अलगाववादी, पाकिस्तान और तमाम भारत के जो खिलाफ एजेंसियां हैं, उनके मन की जो बात है वही भाषा बोल रहे हैं, कभी जॉर्ज सोरोस से मिल रहे हैं, कभी एलान उमर से मिल रहे हैं, जॉर्ज पुनिया और भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, इन सारे शक्तियों के साथ मिल राहुल गांधी का मिलना, तो ये तय कर दे राहुल गांधी की उनकी जबान लड़खड़ाई है, यानी कि वो उस शब्द को फॉलो करते हैं जो पार्लियामेंट के द्वारा बैन है, जो अनपार्लियामेंट्री है, जो डेरोगेटरी नहीं बोलनी चाहिए, या वो उनके मोहरे हैं डीप स्टेट के, वो भाषा बोल रहे हैं जो भारत विरोधी तत्व बोलते हैं, भारत के खिलाफ जो लोग काम कर रहे हैं वो बोलते हैं। ये तो तय करना पड़ेगा ना, दोनों में से एक रास्ता तो लेना पड़ेगा, इसमें तीसरी कोई जगह नहीं है। तो इधर उधर की बात न कर, तू अपना मकसद बता कि भाई तुमसे गलती हुई है कि यही तुम्हारे गिरेबान में, यही तुम्हारे सच में, तुम्हारे देश के विरोधी तत्वों के साथ हो, या तुम्हारे जो दिल में है जो ही जबान पे है, और ये जबान पे आ गई। जो भीतर की बात थी, जो नफरत थी इस देश के मुल्क से, आप भाजपा का विरोध करिए, लेकिन भाजपा का विरोध करते करते आप कब भारत के विरोध में खड़े हो गए और पूरे देश ने देख लिया। और इस देश का कोई भी, इस संप्रभु राष्ट्र का कोई भी आम नागरिक, कोई भी व्यक्ति अगर इस बात को डिफेंड कर रहा है, तो ये तय बात है कि वो इस देश की, इस मिट्टी से जुड़ा हुआ अपने आप को नहीं महसूस करता है, ये एकदम क्लियर बात है। दूसरी बात नहीं, लेकिन अगर गलती से निकल गया तो आपको भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए। भाई विपक्ष के नेता है, उन्होंने गलती से इंडियन स्टेट कह दिया, आप इस पर शक ही क्यों कर रहे हैं कि वो जो उन्होंने किसी जो है बुरे मन से जो है ये, और उनकी कोई साजिश इसी से बोला हो, आप ये मान के क्यों चल रहे हैं? इसलिए रुकिए सैयद जवाद, रुकिए जी। इसलिए कि कोई अब पहली बार तो हुआ नहीं है, ये तो लगातार चल रहा है। चाइना के साथ क्या एग्रीमेंट साइन हुआ, जो चाइना के पीएलए के साथ और इनके साथ आज तक राजीव गांधी फाउंडेशन के साथ ये किसी को नहीं बताया गया है। वो अगर आज नानक, कबीर और बुद्ध की बात करते हैं तो बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि नहीं कहते हैं, वो तो सोरोस शरणम गच्छामि बहुत दिनों से कह रहे हैं। इल्हान उमर से मिल रहे हैं जो कि कश्मीरी सेपरेटिस्टों को मदद करती है, वो उससे जो ये सर्जिल इमाम को जो फंडिंग करने वाला है वो उनके साथ लगातार चल रहा है। और इस देश में, मुल्क में कुछ लोग इस ताक में बैठे हुए हैं कि मुल्क को कब तोड़ा जाए। वो पहले भी इस देश को तोड़े हुए हैं। बापू ने इसको खंडित आजादी कहा था, बापू ने कहा था, बापू की ताबीज गले में रखकर क्या भी ये कह रहे हैं। ठीक है, मैं उस विषय पर भी आऊंगा। मुझे एक मिनट सैयद जवाद, रुकिए सैयद जवाद, मैं आऊंगा मैं डॉक्टर मोहन भागवत के बयान पर भी आऊंगा। मैंने सवाल पूछ लीजिए, इनका अरमान पूरा कर देता हूं। क्या आप सवाल ही पूछ लीजिए। नहीं, एक मिनट रुकिए ना सर, मैं सुनिए ना, रुकिए, मैं आ जाऊंगा उस साल, मुझे कोई दिक्कत क्यों है भाई? नहीं, मैं आऊंगा। सैयद जवाद रुकिए, सैयद जवाद रुकिए, इतनी बेचैनी नहीं। आज सैयद जवाद मूड में दिख रहे हैं, और मैं सैयद जवाद की फिर से प्रशंसा कर रहा हूं। आज उन्होंने जिस तरह से ये साबित कर दिया कि उन्होंने संविधान पढ़ा है लेकिन राहुल गांधी ने नहीं पढ़ा, उसके लिए सैयद जवाद आपको हैट्स ऑफ। और आप जरूर जो है राहुल गांधी जी को संविधान पढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। जो अभी आपने आर्टिकल जो 12 पढ़ा ना, वो अगर आप पढ़ाएंगे तो वो अगर पढ़ाएंगे तो मुझे लगता है, लेकिन मुझे आगे बढ़ना है, मुझे तारिक खान जी के पास आना है। तारिक खान जी, क्या आपको लगता है ये टंग ट्विस्ट है या
मतलब और अगर टंग ट्विस्ट है तो मुझे लगता है थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाते हुए राहुल गांधी को ये स्वीकार कर लेना चाहिए था, क्योंकि उनके सारा बयान ठीक है, वो संघ से लड़े, बीजेपी से लड़े, मोहन भागवत की आलोचना करें, वो ये कहें सब संस्थाओं पर कब्जा, लेकिन इंडियन स्टेट से लड़ाई है, वो अपने आप में जो है वो लाल जो लक्ष्मण रेखा है वो क्रॉस कर जाता है। क्या कहेंगे आप? देखिए, जो आर्टिकल 12 की आपने जिक्र किया उसमें स्टेट को डिफाइन किया और ये कहा गया है कि ये चीजें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर उसमें तमाम चीजें और अदर अथॉरिटीज अगर कुछ ब्रीच करती हैं तो आप उनके खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए, जो कि 12 से 35 तक लिखा हुआ है, जो पहला आर्टिकल यही लिखा है। अब एक बात बताइए, अगर किन्हीं स्टेटों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, बंगाल में, आपका तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटका में, यहां अगर राज्य की किसी भी योजना से या राज्य के खिलाफ बीजेपी जाती है तो क्या उसको स्टेट के खिलाफ माना जाएगा कि वो स्टेट के खिलाफ गई? क्योंकि स्टेट में वो सारी चीजें हैं जिनको राज्य फंक्शनली या फाइनेंशियली कंट्रोल करता है। फंक्शनली या फाइनेंशियली कई मामले कोर्ट में गए स्टेट को डिफाइन करने के लिए, जैसे बीसीसीआई किया तो कहा कि स्टेट में नहीं। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने अभी प्राइवेटाइजेशन की बात की यूपी में, तो हमने विरोध किया, वो भी स्टेट का हिस्सा है, तो क्या वो स्टेट के खिलाफ विरोध होगा? स्टेट के खिलाफ विरोध माना जाएगा क्योंकि स्टेट डिफाइन, क्योंकि टेक्निकल इशू है तो वो स्टेट के खिलाफ हुआ। अब अगर पुलिस लोगों को लाठी से मार रही है, वोट नहीं डालने दे रही है और हम वहां पुलिस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो स्टेट के खिलाफ माना जाएगा, क्योंकि उसको भी डिफाइन किया गया स्टेट में। अब आर्टिकल 12 पूरा पढ़िए और 50 जो कोर्ट के ऑर्डर हैं उनको पढ़िए कि कोर्ट ने क्या क्या कहा, किस किस चीज को। जैसे कोर्ट से पूछा गया क्या यूनिवर्सिटीज स्टेट का हिस्सा है? हाँ है। बीसीसीआई है? नहीं है। ऐसे तमाम चीजें। अब माधवीपुरी गुज का मामला, सेबी स्टेट की बॉडी है, अगर हम उससे सवाल करते हैं या हम कह रहे हैं हम लड़ रहे हैं तो क्या ये राज्य से लड़ना हुआ? उन शब्दों पे मत जाइए। अगर 12 में, आर्टिकल 12 में जिनको नोटिफाई किया गया है उनसे अगर लड़ने की बात हो रही है तो क्या ये माना जाएगा स्टेट से लड़ा जा रहा है? इसका मतलब ये है कि जब बंगाल में, 1 सेकंड में, 10 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूं, जब बंगाल में आप जो हमारी बहन का रेप हुआ उसके बाद वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो भी स्टेट से लड़ रहे थे, राज्य से लड़ रहे थे, क्योंकि पुलिस राष्ट्र का हिस्सा है, प्रशासन राज्य का हिस्सा है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, ये सब चीजें राज्य चलाती है। तो क्या हम राज्य से लड़ने लगे? इस चीज को मतलब क्लियरिफाई या ब्रॉडर पिक्चर में समझना जरूरी है कि जब हम आएंगे और कहेंगे कि हाँ राज्य का वो हिस्सा है और हम उससे लड़ रहे हैं, तो क्या कह दिया जाएगा कि अब सब लोग राज्य से ही लड़ने लगे? इसको समझने की जरूरत है, राज्य को डिफाइन करने की जरूरत है। अब इसको समझिए। आपने जो बात बोली ना, शब्दों पर मत जाइए। हाँ आ रहा हूं करण जी, 1 मिनट आ रहा हूं। आपने जो बात कही ना सर, शब्दों की तो पूरी महिमा है, सारा खेल शब्दों का है, ठीक है ना? डिफाइन करिए ना। एक मैं आ रहा हूँ। राज्य डिफाइन है सर, राज्य डिफाइन है, लेकिन मैं आ रहा हूँ, सुनिए तो सही, मैं आ रहा हूँ ना सर, मैं ये कह रहा हूँ शब्दों की तो सारी महिमा है। यूनिवर्सिटी में सर 1 मिनट सर, मैं आ रहा हूँ 5 सेकंड दीजिए। बांदा की स्टेट यूनिवर्सिटी ने 15 में से 11 लोगों को एक ही जाते के अपॉइंटमेंट कर दिया बगैर आरक्षण के। हम लड़ रहे हैं उसके खिलाफ। आप कहेंगे स्टेट से लड़ रहे हैं क्योंकि वो तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं, तो अगर अच्छा ठीक है, अब मैं ठीक है सर, ठीक है, आपने 5 सेकंड मांगे, मैंने 10 सेकंड दिए सर, आपको 15 सेकंड बोलिए। मेरी सिर्फ टिप्पणी है कि देखिए शब्दों की बड़ी महिमा होती है। आप कह रहे शब्दों पर मत, शब्दों पर ही जाया जाता है। शब्दों की कितनी इंपॉर्टेंस होती है वो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से बेहतर कौन समझेगा। लड़कों से गलती हो जाती है, बलात्कार को गलती कह देना, वो आप अभी तक भुगत रहे हैं, मुलायम सिंह जी ने बलात्कार, तो शब्दों की महिमा अपने आप में अपरंपार है, इस बात को समझिए। दूसरी बात आपने कहा, अब वो कोर्ट ये तो नहीं कहता ना, जब कोर्ट जो है मान लीजिए बीसीसीआई के खिलाफ, मान लीजिए कोर्ट जो है एक अथॉरिटी के खिलाफ निर्णय देता है, तो वो ये तो नहीं कहता ना कि स्टेट के खिलाफ ये फैसला है। वो तो फैसला जो कोर्ट में जो चलता है उसमें तो स्टेट वर्सेस, उसके बाद लिखा जाता है स्टेट वर्सेस, कोर्ट में कागजों में लिखा जाता है। कोर्ट कभी ये नहीं कहता, कोर्ट अगर जो है यूनिवर्सिटी के खिलाफ फैसला सुनाएगा तो ये नहीं कहेगा कि ये फलाना यूनिवर्सिटी जो स्टेट का हिस्सा है उसके खिलाफ हम फैसला सुना रहे हैं। यही तो शब्दों की महिमा। मैं ये फिर से कह रहा हूं
कि आपको हर किसी से, हर अथॉरिटी से आपको लड़ने का हक है, हर अथॉरिटी से डेमोक्रेसी आपको इतनी ताकत देती है हर अथॉरिटी से लड़े, लेकिन आप कुल मिलाकर भारत का स्टेट जो है उसको आप एक अथॉरिटी नहीं मान सकते, वो एक स्टेट है। और स्टेट जो है अपने आप में, फिर कह रहा हूं, उसमें सेना भी है, उसमें संसद भी है, उसमें सब कुछ है। अगर आप कहेंगे स्टेट से लड़ रहे हैं तो मुझे लगता है इस शब्द का अपने आप में बहुत इसका गलत असर। एक मिनट रुकिए, एक मिनट करण वर्मा रिस्पॉन्ड करना चाहते फिर आऊं। करण वर्मा रिस्पॉन्ड कीजिए। नहीं, अशोक जी, तारिक जी ने सवाल बढ़िया पूछा, पर जान के या तो जवाब नहीं जानना चाह रहे या नजरअंदाज कर रहे हैं। इन्होंने बार बार बोली एक बात कि अगर हम कुछ भी रिवोल्ट करेंगे या कुछ भी करेंगे तो क्या उसको स्टेट के विरुद्ध माना जाएगा। अरे यहां तो राहुल गांधी कह रहे हैं वी हैव टू फाइट द स्टेट। हमने तो कहा ही नहीं कि इसको स्टेट के विरुद्ध माना जाएगा, किसी ने भी नहीं कहा स्टेट के विरुद्ध। अब जरा इसका तथ्य पे आ जाते। भारतीय न्याय संहिता, अशोक जी, चैप्टर 7 सेक्शन 147 कहता है, और ये ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट में आता है, शब्द सुनिएगा, वेजिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर अगेंस्ट द स्टेट। वॉर अगेंस्ट द स्टेट जो है वो देशद्रोह में है, ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट में। और यहां महाशय खुद कह रहे हैं हमें फाइट करना है स्टेट से। अब ये देशद्रोह है कि नहीं है, ये तो मुझे बोलने की अब जरूरत ही नहीं बची। खुद उन्होंने कह दिया मैं ये करूंगा। तो ये देखिए, आज दुखद ये है अशोक जी कि ये डिबेट में पक्ष और विपक्ष है। कुछ डिबेट्स ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम भारतीय पहले होने चाहिए। इस चीज को डिफेंड किया ही नहीं जा सकता एक स्वर में, चाहे कोई कांग्रेस समर्थक हो चाहे कोई हो, सबके लिए देश पहले आता है। कोई व्यक्ति कह रहा है मेरी लड़ाई देश के विरुद्ध है, स्टेट ऑफ इंडिया के विरुद्ध है, इसको कैसे आप डिफेंड कर सकते हैं। और ये अशोक जी, आपने जब शुरुआत करी तो आपने कहा ये सहयोग है या प्रयोग है। ये बहुत टाइम से प्रयोग चल रहा है। मैं आपको जरा पीछे लेके जाता हूं। 25 मई 2022 को जब ये कैम्ब्रिज में गए थे, इन्होंने कहा था इंडिया इज नॉट अ नेशन बट अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स बिल्कुल लिखा है आर्टिकल 1 में। इंडिया इज नॉट अ नेशन बोल दिया इन्होंने। हमारा अगर प्रियम्बल ही पढ़ लेते तो उसकी आखिरी पंक्ति है फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द नेशन। बिल्कुल जान के नेशन कह दिया, इंडिया इज नॉट अ नेशन। बाद में बहस करी कि नेशन इज अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, यूरोपियन यूनियन बनाना चाहा। एक अग्रीमेंट है सब में, ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं है भाई हम बाइंडिंग है, हम यूरोपियन यूनियन की तरह नहीं है। ये एक नेशन है ये, और ये स्टेट है जिसके खिलाफ आप वॉर नहीं कर सकते। वॉर करने पे देशद्रोह माना जाता है। जो आप कह रहे हैं मैं जंग कर रहा हूं, कभी जाके बोल देते हैं कि क्या प्रश्न ये है, लड़ाई ये है, तब भी लड़ाई शब्द का इस्तेमाल किया कि क्या हमारे सिख भाई पगड़ी पहन पाएंगे कि नहीं। ये किस तरह का विमर्श करना चाह रहे हैं राहुल गांधी। देखिए दिक्कत साफ फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट करके कभी नॉर्थ वर्सेस साउथ, कभी कास्ट, और अब तो देश पे ही इन्होंने धावा बोल दिया है। देखिए दिक्कत यह है कि मोदी से लड़ना चाहिए, विपक्ष को लड़ना चाहिए, मोदी इसका डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन वो लड़ते लड़ते मोदी से लड़ते और आप कह रहे हैं स्टेट में, मैं तो कह रहा हूं इस सेना के खिलाफ भी, सेना से भी जब सबूत मांगे गए थे वो भी एक मिनट रुकिएगा धनंजय जी, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज दिखा रहा हूं। देखिए इसी डिबेट के अंदर से मैं आपको एक अभी जो है जनरल मनोज नरवणे, आप सब जानते हैं, भारत के वो सेनाध्यक्ष थे और उस समय सेनाध्यक्ष थे जो जब लद्दाख में चीन के साथ जो है गलवान में झड़प हुई थी, बाकी सब झड़प हुई थी। मैं आपको जनरल मनोज नरवणे का एक छोटा सा इंटरव्यू का हिस्सा, सिर्फ 1 मिनट से भी कम का है, मैं आपको सुना रहा हूं। अब आप सुनिएगा, उससे आपको समझ में आएगा अगर कोई ये आरोप लगा रहा है, क्योंकि अभी करण जी ने जो कहा वो बस सही है। राहुल गांधी ने कहा कि सिख जो है भारत में कड़ा नहीं पहन सकते, जो है वो जो है वो गुरुद्वारे नहीं जा सकते, पगड़ी नहीं पहन सकते। और ये बिल्कुल वही लाइन है जो गुरु पतवंत सिंह पन्नू और खालिस्तानी आतंकवादी दिन रात भारत के खिलाफ जो विदेशों में बोलते हैं कि भारत में सिखों की हालत बड़ी खराब है, और वो जो सिख भारत को तोड़ना चाहते हैं, उनकी एग्जैक्टली वही लाइन होती है जो राहुल गांधी बोलते हैं। तो अगर राहुल गांधी के ये तमाम जो उनके बयान है उनको अगर आप जोड़ देंगे और अगर एक के बाद एक अगर आप देखेंगे, क्रम से देखेंगे, तो फिर आपको लगेगा कि राहुल गांधी का आज का बयान जो है वो कोई जो है वो प्रयोग है, वो संयोग नहीं है। जनरल मनोज नरवणे को सुनिए, उन्होंने क्या कहा, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनिए जरा। And watch TV news when you find opposition saying that इतना 1000 किलोमीटर चीन ने हमारा एरिया ले लिया है, इतना स्क्वायर किलोमीटर. Yeah, see, most of them are speaking with inadequate knowledge, so I think it's best to forgive them
of what they're saying, because we don't want to, sometimes by countering it, you actually disclose more than what is required. And this is a strategy which is very often followed, that you purposely print something is wrong, and then the clarification comes. It's a trap. So it's a trap. But that mindset has changed. सुना आपने, बहुत महत्वपूर्ण बयान है ये। उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया कि जो विपक्ष लगातार कहता है इतने 1000 किलोमीटर जमीन चीन ने ले ली है वो, तो उस पर क्या कहेंगे? तो वो हंसे, मनोज नरवणे हंसे। उन्होंने कहा कि ये ज्यादातर लोगों के पास जानकारी नहीं होती और दरअसल ये एक ट्रैप होता है। उनके शब्द थे, ये एक ट्रैप होता है। ट्रैप किसका होता है? भारत के जो दुश्मन देश होता है उनका एक ट्रैप होता है। किस तरह के आरोप लगा दिए जाएं जिससे सरकार अपने बचाव में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दे और वो इंफॉर्मेशन जो है दुश्मन देश के लिए जो है वो उसके लिए काम किया जाता है। अब सोचिए, बार बार ये कहना कि चीन ने ये कर दिया, चीन ने वो कर दिया, और सेना अगर उसका स्पष्टीकरण दे, भारत सरकार उसका स्पष्टीकरण दे, क्या कि नहीं, असली बात तो यह है। क्योंकि आप यह भी मत भूलिए, राहुल गांधी ने कई बार संसद में इस पे कहा कि चीन को लेकर के, चीन पर डिबेट होनी चाहिए, चीन पे बताइए, चीन पे जवाब दे, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री जवाब दे। जबकि पूर्व सेनाध्यक्ष जो गलवान के समय भारत की सेना का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने कहा यह एक ट्रैप होता है। अब सवाल यह है कि चीन का यह ट्रैप जो है, क्या राहुल गांधी चीन के उस ट्रैप का जाने अनजाने हिस्सा बने? करण वर्मा, यह बयान अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट था और यह फिर कह रहा हूं, यह आज की डिबेट के लिए यह एक ट्रिगर पॉइंट है कि क्या राहुल गांधी जाने अनजाने एक ट्रैप का हिस्सा है? वो ट्रैप जो चीन भारत के लिए बिछाता है, क्या जाने अनजाने उसका हिस्सा बने हुए? जाने अनजाने की बात नहीं रह गई है बशु। आ रहा हूं, सही जवाब बड़ा स्पष्ट होता जा रहा है। पहले हमें भी शक होता था कि ये जाने अनजाने हैं, पर एक के बाद एक लाइन से आप इंस्टेंसेस देखिए। और क्या ये सहयोग है कि भारत जोड़ो पे भी जो लोग चले थे, सलील शेट्टी जैसे लोग, हर्ष मंडेर जैसे लोग, ये जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन से जुड़े थे और इन्होंने साफ कहा था कि हमें मोदी जी को हटाना है यहां से। पाकिस्तान तक चले गए थे मणिशंकर अय्यर कहने की कि भाई आप बताइए, मोदी को यहां से हटाइए किसी तरह। सीसीपी के साथ इनका जो एमओयू है वो क्या है, किसी को आज तक नहीं पता। उसके बाद ए.के. एंटनी खुद पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं कि हमने कोई बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, रोड ना बनाना ही हमारी स्ट्रेटेजी थी। एक एनजीओ है अशोक जी, ग्रीन डून नाम का, जो कि जॉर्ज सोरोस द्वारा बैंकरोल्ड था, उसने पिटीशन डाली थी इन्वायरमेंटल का झांसा देते हुए, कंसर्न्स का, कि यहां पर बॉर्डर रोड्स नहीं बननी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उसको हड़काया, बाद में बॉर्डर रोड्स बनी। ये किस लिए बॉर्डर रोड्स को रोकना चाहते थे? इसमें चीनी का तो फायदा था ना। ये इंडो चाइना बॉर्डर के आसपास ही तो सड़कें बननी थी, जो कि बहुत जरूरी थी। ये अब अगर हम बहुत नाइव होंगे, हम बहुत ही मासूम होंगे अगर हम ये सोचें कि यार ये सब गलती से होता चला जा रहा है। और बार बार इन्होंने शब्द यूज किए हैं। ये एक और एनजीओ शेरपा, वो भी जॉर्ज सोरोस की बनाई संस्था थी, जो चाहती थी कि भारत में राफेल ना आने पाए। उसको लेकर उसने कई खबरें छपवाई, इधर उधर कई केस लड़े कि भारत में राफेल ना आए। वो भी जॉर्ज सोरोस का हिस्सा थी। सही जवाब रिस्पॉन्ड लेता हूं आपका। छोटे से ब्रेक मुझे लेना है। ब्रेक के बाद सही जवाब तारिक खान और धनंजय गिरी, तीनों के पास आऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। वाह, जब जब पशु आहार लेते हो 150 बचा ही लेते हो ना। कोई कमाल नहीं करते हो, उसकी बयात को खतरे में डालते हो, यही करते हो। तभी कहते हैं दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार।
रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा एसआईपी के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। पर तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। दोटू को आप देख रहे हैं, दोटू को हम चर्चा कर रहे हैं कि भारत के खिलाफ जंग तो राहुल आखिर किसके संग? राहुल गांधी ने सीधा सीधा कह दिया कि उनकी लड़ाई बीजेपी और आरएसएस से नहीं बल्कि उनकी लड़ाई तो इंडियन स्टेट के खिलाफ है। अब इसको लेकर राहुल गांधी फंस गए हैं क्योंकि उनका ये बयान अपने आप में खतरनाक भी है या तो उनकी गलती है। अब उसको लेकर जब बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, कांग्रेस के लिए डिफेंड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अब इस सब पर जो है डिबेट छिड़ चुकी है और राहुल गांधी पे बीजेपी हमलावर है। इन सब पे चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ धनंजय गिरी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, मेरे साथ सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, तारिक खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, करण वर्मा राजनीतिक विश्लेषक और लेखक हैं। सैयद जवाद बोलिए, सैयद जवाद, कौन से ट्रैप का हिस्सा जो है बन रहे हैं राहुल गांधी? मनोज नरवणे तो सेना अध्यक्ष हैं, वो कोई चुनाव करवाने वाली संस्था के अधिकारी नहीं, वो कोई वकील नहीं है, कोई वो एनजीओ नहीं चला रहे हैं, कोई बीजेपी के नहीं है, भारत के सेना अध्यक्ष रहे। जी देखिए, अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और संघ की तरफ से ये नहीं बताया गया कि आजादी हमको कब मिली। मैं 2 मिनट में उस पर आ रहा हूं, मैं इसके तुरंत बाद उसी पे आऊंगा। बिल्कुल ठीक है, डक कर मैं कह रहा हूं। अब सवाल ये खड़ा होता है, यहाँ पर बैठे हुए हैं धनंजय गिरी साहब और अभी करण वर्मा साहब जो है चाइना का जिक्र कर रहे हैं। अब सवाल ये बनता है कि 19 जनवरी 2011 को तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नितिन गडकरी साहब चाइना क्या करने गए थे? कम्युनिस्ट पार्टी के साथ इनके क्या संबंध हुए, वहां पे क्या चर्चा हुई, क्या वार्ता हुई, वो बताइए। प्रधानमंत्री खुद कितनी बार जो है चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात करी और कितनी मुलाकातें हुई? जब आप मुख्यमंत्री थे तब आपकी चाइना के साथ क्या मुलाकातें हुई? क्या आप जाकर मुलाकात करते? नंबर 1 बात, ये तो चाइना के मुद्दे के ऊपर है। दूसरा, पाकिस्तान के मुद्दे पर, हमारे देश के अंदर जब आतंकवादी हमला होता है तो ISI को क्यों बुलाया गया था, किसने बुलाया था? आप बगैर क्लियरेंस लिए पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, नवाज शरीफ क्या पहुंच जाते हैं, किन किन लोगों से मिले शादी के अंदर, आज तक फोटो सार्वजनिक नहीं होते हैं। ये आपका दोहरा चरित्र नहीं दर्शाता है? और अभी ये जो संघ और भाजपा का जो है ये जुगलबंदी है, अडानी के मुद्दे को लेकर के सवाल पूछा जाएगा तो जवाब नहीं। मोहन भागवत के बारे में लगातार इन लोग ने, जब वो आरक्षण की समीक्षा करते हैं तब ये बचाव में आ जाते हैं। जब इनका इतिहास ही संविधान विरोधी रहा है, तिरंगा विरोधी रहा है, महिला विरोधी रहा है, देश को लगातार और स्वतंत्रता सेनानियों को गाली देने का इनका इतिहास रहा है, तो इनसे तवक्को नहीं करी जा सकती। और राहुल गांधी पे हमलावर इसलिए होंगे क्योंकि उन्होंने मजबूर कर दिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी को माथे पर संविधान लगाने के लिए। ओके, मैं चाहता हूं, सुनिए 1 मिनट, मैं छोटे छोटे रिएक्शन चाहता हूं क्योंकि मैं संघ वाले मोहन भागवत के बयान पर भी आऊंगा, इसलिए मैं चाहता हूं छोटे छोटे रिएक्शन हो ताकि हमारे पास समय रहे। चाइना क्या करने गए थे पहले? एक मिनट चाइना पे जो सवाल, चाइना पाकिस्तान पे जो सवाल आपने उठाया, धनंजय गिरी उसका जवाब देंगे। लेकिन मैं यहां पर एक शिकायत है, आप पहले बार बड़ा अच्छा खेले, आपने राहुल गांधी को एक्सपोज किया, लेकिन यहां पर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि भैया कौन से ट्रैप में, जो सेना अध्यक्ष कह रहे हैं उसका जवाब नहीं आया। सेना अध्यक्ष का बड़ा बयान साफ है, इस तरह की जो बयान दिए जाते हैं वो विदेशी जमीन से ट्रैप करने के लिए चले जाते हैं। बहरहाल धनंजय गिरी रिस्पॉन्ड कीजिए। अशोक जी, ये तो राहुल गांधी से भी नीचे की बात है। ये इतने निचले और छिछले स्तर की बात ऐसे मतलब प्रबुद्ध व्यक्ति करेगा। अगर कोई स्टेट का मुख्यमंत्री, किसी देश का प्रधानमंत्री, अगर किसी देश के सेना प्रमुख किसी देश के प्रमुख से मिल रहा है तो 2 राष्ट्राध्यक्ष आपस में मिलेंगे ही मिलेंगे।
इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन राहुल गांधी किस बकौल, किस आपके बीच में नहीं बोला था, एक एक करके रुकिए, मेरी आवाज इतनी ऊंची है। सुनिए एक एक करके। मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी को मौका, मैं तीसरे विषय पे भी आना चाहता हूं। रुकिए एक मिनट। हाँ अशोक जी, अशोक जी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। ये निहायत गलीच बात है कि आपसे मैं कह रहा हूं कि कोई राष्ट्राध्यक्ष, एक राष्ट्राध्यक्ष दूसरे चाइना के प्रधानमंत्री पहले भी आए हैं, पहले भी इस देश के प्रधानमंत्री बाहर गए हैं, कभी किसी ने सवाल किया क्या? कभी किसी ने सवाल नहीं किया? कई बायलैटरल डील हुई है, कभी किसी ने सवाल नहीं किया। ये क्या बदतमीजी है भाई? 2009 में सही जवाब नहीं, सही जवाब। फिर आप मुझसे शिकायत मत करिएगा, कि संघ वाले पे मौका नहीं दिया आपने। एक शब्द बोल के दिखा दो, फिर आप बोल के दिखा दो। फिर आप मुझसे शिकायत मत करिएगा कि मैंने संघ वाले पर आपको समय नहीं दिया। मुझसे आप शिकायत मत करिएगा अगर आप इसी पर हल्ला मचाना चाहते हैं। अरे घटिया सोच वाले इस देश रुकिए। लोगों ने धर्म के आधार पर देश बांटा, जिन्होंने संविधान से ऊपर सरिया रखने वाले लोग, जब संविधान बोलने से जबान से संविधान बोलने से संविधान समझ में आता है। चलिए विषय पर आइए, विषय पे ओके विषय पे आइए। सही जवाब मैं नहीं आऊंगा आरएसएस वाले पर अगर आप इसी तरह से शोर मचाएंगे तो। मैंने कहा छोटी टिप्पणियां कर दीजिए। सही जवाब आपके शो में बोल के दिखा दें आज। अब सही जवाब आपके शो में बोल के दिखा। नहीं, मेरा निवेदन है, रुकिए, फिर हम विषय से भटक जाएंगे। नहीं, सुनिए, एक मिनट। सही जवाब की आवाज नीचे कर दीजिए। सही जवाब, एक मिनट। मेरी एक बात सुनिए, एक मिनट रुकिए। ये कांग्रेस के नीचता और गलीचता को, अरे ताली बजाने वाले ही हो तुम। अब सुनिए, सबकी आवाज बंद कीजिए, सबकी आवाज बंद कीजिए। देखिए है क्या, सैयद जवाद से मैंने एक सवाल पूछा था, उस सवाल का जवाब नहीं आया। और सुनिए धनंजय जी, आप उनके ट्रैप में आ जाते हैं क्योंकि वो चाइना वाले पर फंस गए। उन्होंने जवाब नहीं दिया, उनके पास जवाब है नहीं। भारत का पूर्व सेना अध्यक्ष कह रहा है कि ये ट्रैप होता है, और अगर उस ट्रैप का हिस्सा राहुल गांधी बन रहे हैं तो उसका जवाब कांग्रेस का कोई प्रवक्ता नहीं दे सकता, कांग्रेस का कोई समर्थक नहीं दे सकता। इसलिए वो इधर उधर जा रहे हैं। और आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप उनके ट्रैप में अगर आएंगे तो वो यही चाहते हैं कि आप शोर मचाएं, आप उनके ऊपर गाली गलौज करें या उनका विरोध करें, ताकि विषय पे वो आए ही ना डिबेट। और विषय फिर बड़ा गंभीर है, मैं बार बार कह रहा हूं। राहुल गांधी का एक एक बयान, अगर आप उसका पूरी क्रोनोलॉजी समझ लेंगे, भारत को तोड़ने वाले, सबसे पहले आज मैं आपको क्रोनोलॉजी बहुत संक्षेप में बताता हूं। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह नारे लगते हैं, देश की यूनिवर्सिटी में नारे लगते हैं, राहुल गांधी जाते हैं वहां पर जेएनयू में, और जो नारे लगाता है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, उसका हाथ थाम करके वो कांग्रेस में ले आते हैं। ये राहुल गांधी करते हैं। उसके बाद राहुल गांधी पुन्नू की भाषा बोलते हैं, राहुल गांधी जॉर्ज सोरस के लोगों के साथ लेके चलते हैं, राहुल गांधी जॉर्ज सोरस की भाषा बोलते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी नहीं है, अमेरिका हस्तक्षेप करे, पश्चिम के देश हस्तक्षेप करे। फिर राहुल गांधी कश्मीर का काटा हुआ नक्शा दिखाते हैं जिसमें जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। और उसके बाद फिर राहुल गांधी जो है कश्मीर पर, लद्दाख पर झूठ बोलते हैं, लगातार झूठ बोलते हैं। भारत की सेना कहती है कि झूठ बोल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी झूठ बोलते हैं क्योंकि चीन का ट्रैप बिछाना था, और राहुल गांधी चीन के ट्रैप का हिस्सा थे। और आज राहुल गांधी कहते हैं उनकी लड़ाई इंडियन स्टेट के खिलाफ है, वही इंडियन स्टेट के खिलाफ डीप स्टेट लड़ रहा है। यानी जॉर्ज सोरोस जो लड़ाई लड़ रहा है, राहुल गांधी उस लड़ाई के प्रतिनिधि भारत में बन जाते हैं। यह पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी है। अब इस क्रोनोलॉजी के आगे कांग्रेस के लोग शोर मचाएंगे, हल्ला मचाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत संक्षेप, बड़े उसमें जो है बात कीजिए, एक एक व्यक्ति, क्योंकि इस ट्रैप का कोई जवाब नहीं है। और सैयद जवाद खुद राहुल गांधी को एक्सपोज कर चुके हैं संविधान की कॉपी पढ़ करके। बोलिए, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं तारिक खान के पास जाऊंगा। धनंजय गिरी। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, कि जो मन में मवाद है, जो जिन लोगों ने धर्म के आधार पर देश को बांटा, जिनके मन में सरिया है लेकिन हाथ में झूठ मूठ का जवान पे संविधान है, वो राहुल गांधी के पीछे सज के तैयार है। उन्हें राहुल गांधी जैसा ही आंधी जयचंद और मीर जाफरों की एक नई श्रृंखला चाहिए थी, वो राहुल गांधी के शक्ल में उन्हें मिल चुकी है।
जो भारत के खिलाफ जितने आप लगाकर लगातार देख लीजिए श्रृंखला, जिनके तमाम नाम अशोक जी आपने रिपीटेडली बताए हैं और सुबह से सब लोग बताए जा रहे हैं, इस देश के खिलाफ जो भी खड़ा है राहुल गांधी उसके साथ खड़े नजर आते हैं। यह संयोग नहीं हो सकता है, यह प्रयोग भी नहीं हो सकता है, यह लगातार यही उनका सत्य है जो सामने आ गया। और जो भी भारतीय है, भारतीयता से जुड़ा हुआ है, जो भी इस राष्ट्र से प्रेम करता है, इस पर कठोर से कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। इस देश की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका से लेकर के पर सरकार इस देश पर धनंजय जी कार्रवाई तो आप ही को करनी है, सरकार आपकी है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद जो मैं तारिक खान के पास जाऊंगा और मैं जिनके पास जाऊं उन्हीं की आवाज आएगी, बाकी किसी की आवाज नहीं आएगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है ऐसे। गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा एसआईपी के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। पर तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। दोस्तों आप देख रहे हैं राहुल गांधी के बयान पर हम चर्चा कर रहे हैं। सैयद जवाद माफ कीजिए, सैयद जवाद नहीं, तारिक खान जी, कुल मिलाकर ये डिबेट जो है, देखिए मैं फिर आपसे मेरा वो है कि आप दिल पे हाथ रख के बताइएगा, अगर राहुल गांधी ये शब्द से बच सकते थे तो ये डिबेट नहीं होती आज। बड़ा आसानी से बात थी, इंडियन स्टेट, या फिर कांग्रेस की ओर से एक स्पष्टीकरण आ जाता कि इंडियन स्टेट का मतलब भारत से नहीं बल्कि इंडियन स्टेट का मतलब, तो ये डिबेट आज होती नहीं इतनी यहाँ तक। स्टेट में बहुत कुछ चीजें आती हैं, सारी चीजें आती हैं और बहुत सी नहीं भी आती हैं डिफाइन की गई। तो इसलिए सबको एक ही अम्ब्रेला के नीचे रख देना। आप स्टेट की बात कर रहे हो तो हम क्या कह रहे हैं या आप क्या समझ रहे हैं वो अलग की बात है। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, अंग्रेजों ने देशद्रोह के कई कानून बनाए आजादी के आंदोलन को दबाने के, और कई लोगों को इस तरीके के सजा भी दी। राष्ट्र निर्माताओं और हमारा देश आंदोलन के बदौलत आजाद हुआ। मैं ये कह रहा हूं कि क्या हम इस तरफ अगर बढ़ रहे हैं क्या कि हम कहीं विरोध करने को, या मान लेते हैं कहीं किसी को लग रहा है कि गलत हो रहा है, उसी को अगर देशद्रोह या बिल्कुल सरकार के खिलाफ कुछ करना, राज्यद्रोह, देशद्रोह जो भी है, उसकी परिभाषा में लेके आएंगे तो जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होना या अपने आप पर गर्व करना, उसमें कमी आएगी। इस चीज से जरूर बचना चाहिए, ये मेरी सलाह है। बाकी ये राजनीति चलती रहेगी, मगर उसमें एक थिन लाइन है, उसको ड्रॉ करके रखना चाहिए। आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं, लेकिन सवाल ये है कि अगर राहुल गांधी ये कहते कि वो बीजेपी आरएसएस से लड़ रहे हैं, अगर राहुल गांधी कहते कि भारत सरकार ने सब संस्थाओं पर कब्जा कर लिया, हमारी लड़ाई इनको आजाद कराने की है, तो क्या ये डिबेट होती अगर इंडियन स्टेट शब्द नहीं आता तो? सवाल सुनिए, मैं एग्जैक्टली वही कह रहा हूं जो इंडियन, और फिर कह रहा हूं ना, नक्सली कहते हैं भाई हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट से है, आतंकवादी कहते हैं, हिजबुल मुजाहिदीन का मैं स्टेटमेंट देख रहा था, उन्होंने कहा हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट से है, लश्कर तैयबा कहता हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट से है। तो इसका मतलब उनकी लड़ाई बीसीसीआई या उनकी लड़ाई किसी कॉलेज से या उनकी लड़ाई जो है चुनाव आयोग से नहीं होती। उनकी लड़ाई इंडियन स्टेट का मतलब होता है पूरे भारत से लड़ाई है और वो पूरे भारत को छिन्न भिन्न कर देना चाहते हैं। अब इस शब्द को कहने से बचना चाहिए था, लेकिन ये शब्द कह दिए, यही समस्या यही है। अब मैं सैयद जवाद, आपने मेरा समय थोड़े 1 मिनट रुकिए, मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है।
लेकिन मैं, आपने जो कहा ना मुझे, हाँ एक मिनट धनंजय जी, 1 मिनट, मैं उस पर भी, मैं उससे भागूंगा नहीं, लेकिन मुझे लगता है राहुल गांधी ने, मैं उनका झूठ गिनता नहीं हूं, लेकिन राहुल गांधी ने संघ प्रमुख को लेकर जो कहा वो उनका एक और बहुत बड़ा झूठ है। वो जो कह रहे हैं संघ प्रमुख ने वो कहा ही नहीं है। और कैसे, मैं आपको दोनों के बयान सुनवा रहा हूं। हाँ, अब आपको लगेगा मैं आपको दोनों बयान सुनवा रहा हूं, सुनिएगा। और मैंने नोट कर रखा है वो बयान, और अगर आप लोग भी नोट कर लेंगे तो मुझे लगता है डिबेट में फिर इधर उधर साएं बाएं आए बाएं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने नोट कर रखा है संघ प्रमुख ने जो कहा और राहुल गांधी ने किस तरह से संघ प्रमुख के शब्दों को डिस्टॉर्ट किया। जरा सुन लीजिए, छोटी सी है, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलाइए जरा वो क्लिप। Yesterday, the chief of the RSS said that India never achieved independence in 1947. He said that true independence in India was achieved when the Ram Mandir was built. He says that the constitution was not the symbol of our freedom. क्योंकि भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को, तो राजनीतिक स्वतंत्रता हमको मिल गई। हमारा भाग्य निर्धारण करना हमारे हाथ में आ गया। हमने एक संविधान भी बनाया, एक विशिष्ट दृष्टि जो भारत के अपने स्व से निकलती है, उसमें से वो संविधान दिग्दर्शित हुआ। लेकिन उसके जो भाव है उसके अनुसार चला नहीं। दूध का दूध पानी का पानी है। राहुल गांधी कह रहे हैं राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोहन भागवत कह रहे हैं भारत को आजादी 1947 में नहीं मिली, और मोहन भागवत का एग्जैक्ट वर्ड है भारत आजाद हुआ 15 अगस्त को, तो राजनीतिक स्वतंत्रता हमें मिल गई, हमारा भाग्य निर्धारण करना हमारे हाथ में आ गया। ये मोहन भागवत के शब्द थे जो राहुल गांधी ने उन शब्दों को बोला ही नहीं, उन्होंने अपने खुद से शब्द बना दिए। और उसके बाद राहुल गांधी क्या कहते हैं? राहुल गांधी कहते हैं कि मोहन भागवत ने कहा संविधान हमारी स्वतंत्रता का सिंबल नहीं है। एग्जैक्टली यही वर्ड थे जो राहुल गांधी के थे। लेकिन मोहन भागवत ने क्या कहा? उन्होंने कहा हमने एक संविधान भी बनाया, एक विशिष्ट दृष्टि जो भारत के अपने स्व से निकलती है, उसमें से वो संविधान निर्देशित हुआ, लेकिन उसके जो भाव हैं उसके अनुरूप वो चला नहीं। अब ये दोनों बयान जो है आपके सामने हैं, मैंने आपको सुनवाए। अब बोलिए सैयद जवाद, सिर्फ 30 सेकंड है आपके पास। मेरा तो वही बात है, आपका नेटवर्क गड़बड़ है। 1 मिनट तारिक खान, आपका नेटवर्क गड़बड़ है, 1 मिनट आ रहा हूं। 30 सेकंड क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, आपने खुद ही शोर मचा के समय अपना जाया किया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बोलिए तारिक खान जी। मोहन भागवत साहब की बात बीजेपी के लिए कितनी प्रासंगिक है, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ। जब उन्होंने कहा कि मत ढूंढो हर मस्जिद के नीचे मंदिर, मान लिया आपने, बीजेपी ने इररिलेवेंट कर दिया वहां मोहन भागवत साहब का। मेरा ये सवाल है, क्यों इररिलेवेंट किया? अगर आप मानते हैं उनकी वो बात भी मानिए भाई, मानिए बात। प्रधानमंत्री को कहना चाहिए हम वर्शिप एक्ट को मेंटेन करेंगे, ये बोला प्रधानमंत्री ने, नहीं बोला। इसलिए मैं मानता हूं बीजेपी के लिए मोहन भागवत साहब इररिलेवेंट। ठीक है, तो मोहन भागवत साहब बीजेपी के लिए इररिलेवेंट है, फिर जो है राहुल गांधी उनके बयान को लेकर क्यों हल्ला मचा रहे हैं? असली बात तो यही है। सही जवाब 30 सेकंड में बोल दीजिए, फिर धनंजय गिरी 30 सेकंड, अगर आपकी आवाज ठीक है तो। नहीं, आपकी आवाज अभी भी कट रही है। चलिए धनंजय गिरी, मैंने दोनों का बयान सुनवा दिए, और राहुल गांधी मैं आपको 2 टूक में राहुल गांधी के एक नहीं, मैं आपको राहुल गांधी के दर्जनों झूठ एक एक करके बता चुका हूं। ये उनका ताजा झूठ है जो उन्होंने मोहन भागवत को लेकर बोला। लेकिन तारिक खान जी ने जो कुछ कहा उस पर रिस्पॉन्ड कर दीजिए। धनंजय गिरी। अशोक जी देखिए, परम पूजनीय भागवत जी ने संविधान पर जो बात कही उसको व्यापक अर्थ में समझने की जरूरत है। हमने अपना संविधान बनाया, जो संविधान का भाव था उस पर देश आगे नहीं चल पाया। देश इस ताकतवर संविधान को ताकतवर बनाने के बजाय हमने इससे और कमजोर किया। हमने बापू की ताबीज को याद करना चाहिए, जिसमें अंतिम व्यक्ति की चिंता की जाए, अंतिम व्यक्ति के दर्द को समझा जाए। संविधान की मूल आत्मा जो है। चलिए सर, मेरे पास समय इतना ही है, माफी चाहूंगा, समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया।
मैं माफ़ी चाहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मुझे लगता है कि आज का दो टूक देख के बहुत सारे जो मिसकंसेप्शन आपके दिमाग में जो भरे होंगे, मैं फिर कह रहा हूँ, राहुल गांधी ने मोहन भागवत के बयान को ही झूठा बयान बना दिया। उन्होंने जो मोहन भागवत ने बोला ही नहीं, उसके आधार पर उन्होंने बनाया, और इंडियन स्टेट का जो शब्द इस्तेमाल किया वो अपने आप में उनकी खतरनाक सोच को दर्शाता है। आज के लिए इतना ही, कल आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, नमस्कार। बढ़िया जी, क्या